मेरा नाम करण है। मैं फोटोग्राफर हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन 3 रातों के बारे में जिन्होंने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हुआ सच है। और आज रात जब आप ये सुन रहे होंगे, शायद आप भी वो आवाज़ सुन सकते हैं जो मैंने सुनी थी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी स्टोरी अनिकेत के साथ और आज की कहानी का नाम है वो 3 रातें वीराना कोठी में। मैं फोटोग्राफर हूँ। जी हाँ, वैसे तो शादी ब्याह की फोटोग्राफी करके मैं अपना गुजारा चला लेता हूँ, लेकिन मेरा असली प्यार था जंगल, पहाड़ और सुनसान इलाके, जहाँ इंसान कम हो और प्रकृति ज़्यादा हो। मुझे उन जगहों की तस्वीर लेना पसंद था जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। मुझे लगता था यही मेरी पहचान है, मेरी कला है। पिछले साल नवंबर की बात है। ठंड शुरू हो चुकी थी। दिल्ली की भाग दौड़ और भरी जिंदगी से दूर भागने का मन कर रहा था। मैंने सोचा क्यों ना हिमाचल के किसी दूरदराज इलाका में चला जाऊं, ऐसी जगह जहाँ कोई पर्यटक ना जाता हो, जहाँ सिर्फ मैं और मेरा कैमरा हो। मैंने इंटरनेट पर खोजा, एक नाम आया, काली झील। असल में गांव का नाम कुछ और था, लेकिन लोग उसे काली झील के नाम से जानते थे। वह एक झील थी जिसका पानी इतना काला था कि दोपहर की धूप में भी उसका प्रतिबिंब नहीं दिखता था, जैसे कोई विशाल काला दर्पण हो जो सिर्फ अंधेरा दिखाता हो। मैंने बैग उठाया, कैमरे लिया और निकल पड़ा। बस, फिर टैक्सी, फिर ट्रक और फिर पैदल। करीब 2 दिन के सफर के बाद मैं उस गांव पहुंचा। नाम था घुंडी। छोटा सा गांव, लकड़ी के बने पुराने मकान, तंग गलियां और हर तरफ सन्नाटा। गांव में कुल मिलाकर 50-60 घर होंगे। लोग खेती बाड़ी करते थे। मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। इतनी दूर एक अजनबी अकेला कैमरे लिए। गांव के बीचों बीच एक पक्का सा रास्ता था जो सीधा झील की तरफ जाता था, और झील के बिल्कुल किनारे पर बना था वो बंगला, वीराना कोठी, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ, लकड़ी और पत्थर से बना 2 मंजिला का मकान अब वीराना पड़ा था। लेकिन सुनने में आया था कि कभी कभी फोटोग्राफर या एडवेंचर लोग वहाँ रुक जाते थे। मैं उस रात बंगले की तरफ बढ़ा ही था कि एक बूढ़े ने मुझे रोक लिया। वो बहुत बूढ़ा था, झुका हुआ, लाठी के सहारे चलने वाला। उसकी आंखें धुंधली थी, पर बातें तीर की तरह सीधी मेरे दिल पर उतर गई। बेटा, तू कहाँ जा रहा है? बाबा, वही उस कोठी में, सुना था किराए पर मिल जाता है। बूढ़े ने सिर हिलाया, फिर बोला, बेटा, उस कोठी में मत ठहरना। क्यों बाबा? वो चुप हुआ, फिर बोला, वो झील देखी? मैंने दूर झील की तरफ देखा। काला पानी, स्थिर, बिल्कुल शांत। देखी बाबा? वो झील, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो रात को खुलता है और उस दरवाजे से चीजें आती है। चीजें नहीं, साए। वो साए लोगों की आवाज निकालते हैं। वो तुझे बुलाएंगे। मैं हल्के से हंस दिया। बाबा, ये अंधविश्वास है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। उसकी धुंधली आंखों में एक चमक थी। पढ़ा लिखा? हाँ, सब यही कहते हैं। वो अंग्रेज भी पढ़ा लिखा था जिसने वो कोठी बनाई। वो भी यही रहता था। एक रात वो गायब हो गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली, बस उसका कैमरा मिला था झील के किनारे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी। बाबा, मैं सिर्फ 3 रात रुकूंगा, फिर चला जाऊंगा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, रात को अगर कोई तुझे बुलाए, चाहे वो तेरी माँ की ही आवाज़ क्यों ना हो, तेरे बाप की आवाज़ हो, चाहे वो तेरी माँ की आवाज़ हो, तेरे सबसे अच्छे दोस्त की आवाज़ हो, जवाब मत देना।
चाहे वह दरवाज़ा खटखटाए, चाहे रोए, चाहे तेरा नाम लेकर पुकारे, जवाब मत देना। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई तुझे अपनी ही आवाज़ में बुलाए तो समझ जाना कि अब बहुत देर हो चुकी है। बूढ़े की बातें सुनकर मैं डर तो गया, लेकिन मेरे अंदर का फोटोग्राफर ज़्यादा दोष में था। मैंने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है, डरावनी जगह, अकेले, और एक कैमरा, क्या शॉट मिलेंगे। मैं उस कोठी की तरफ बढ़ गया। शाम के 4 बजे होंगे, सूरज ढलने लगा था। कोठी के बाहर लगे ताले को मैंने देखा। गांव वालों ने चाबी दे दी थी। अंदर घुसा तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। पुराने फ्रेंच खिड़कियां, लकड़ी की सीढ़ियां जो चरमराती थी, धूल से भरा फर्नीचर और हर तरफ मकड़ी के जाले। मैंने अपना बैग नीचे रखा और ऊपर वाले कमरे में गया। ऊपर का कमरा सबसे अच्छा था। एक बड़ी सी बालकनी थी जहाँ से सीधे झील दिखती थी। मैंने खिड़की खोली और बाहर देखा। झील बिल्कुल स्थिर थी, कोई लहर नहीं, कोई हिलोर नहीं। पानी इतना काला था कि उसे देखकर लगता था जैसे नीचे कोई गहरा गड्ढा हो, कोई अंतहीन अंधेरा। मैंने कैमरा सेट किया और कुछ शॉट लिए। सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। गांव में कहीं बिजली नहीं थी, सिर्फ मैं और मेरी टॉर्च। मैंने मोमबत्तियां जलाई, खाना खाया और रात का इंतज़ार करने लगा। रात के 10 बजे होंगे। मैं बालकनी में खड़ा झील के तस्वीरें ले रहा था। चांद निकला था, लेकिन उसकी रोशनी भी उस झील में नहीं उतर रही थी, जैसे झील रोशनी को निगल रही हो। तभी एक आवाज़ आई, बहुत हल्की, बहुत दूर से, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। करा 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 करा। मैं चौंका, कान लगाकर सुनने लगा। शायद हवा थी, शायद मेरा वहम था। फिर वही आवाज़ आई, थोड़ी करीब से। करण, करण बेटा, बाहर ठंड है, अंदर आ जा। मेरे पैर जम गए। यह आवाज़, यह तो मेरी माँ की आवाज़ थी, बिल्कुल वैसी ही। वही लहजा, वही ममता भरी आवाज़। माँ को मुझे फ़ोन करके हमेशा यही कहना था, बेटा रात हो गई, अंदर आ जा, बाहर मत रह। मैंने घूम कर देखा, पीछे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा कमरा और टिमटिमाती मोमबत्तियाँ। करण, सुनता क्यों नहीं? आजा बेटा, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। आवाज़ अब और भी करीब थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे बूढ़े की बात याद आई, जवाब मत देना। मैंने मुंह बंद रखा, आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए। करण, तू सुन क्यों नहीं रहा है? मैं तेरी माँ हूँ। आवाज़ अब गुस्से में थी। फिर अचानक वो रोने लगी। बेटा मुझे अंदर आने दे, बहुत ठंड है यहाँ, बहुत अंधेरा है। मैंने अपने कान बंद कर लिए। मैं जोर जोर से, हे राम, हे राम। 10-20 मिनट, आधा घंटा आवाज़ आती रही, फिर अचानक बंद हो गई। मैंने आंखें खोली, सन्नाटा था, मैं कांप रहा था। मैं अंदर भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। सारी रात मैं जागता रहा, दरवाजे की तरफ देखता रहा, डरता रहा कि कहीं वो आवाज़ फिर ना आए। सुबह हुई, सूरज निकला। मैंने राहत की सांस ली। मैंने सोचा, शायद रात में मेरा दिमाग खराब हो रहा था, शायद वो हवा का झोंका था, शायद मैंने सपना देखा था। मैंने खुद को समझाया कि आज रात सब ठीक होगा। आज रात मैं सो जाऊंगा और कुछ नहीं सुनूंगा। पर मुझे नहीं पता था कि दूसरी रात और भी बुरी होने वाली थी। दूसरे दिन मैं गांव घूमा, लोगों से बात की। उन्होंने मुझे उस झील के बारे में और कहानियां सुनाई। एक बुजुर्ग औरत ने बताया, बेटा उस झील में बहुत साल पहले एक औरत डूब गई थी। उसका नाम चंदा था, बहुत सुंदर थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन एक रात वो झील के किनारे गई
और फिर वापस नहीं आई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं वो झील में ही रह गई और अब वो रात को निकलती है। एक और आदमी ने कहा, मैंने खुद देखा है। एक रात में झील के पास से गुजर रहा था। मुझे किसी रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं रुका तो देखा कि एक औरत पानी में खड़ी है और मुझे बुला रही है। मैं भाग गया। अगले दिन मैं बीमार पड़ गया। 1 महीने तक बुखार में पड़ा रहा। ये कहानियां सुनकर मैं डर गया था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर की जिज्ञासा मर नहीं रही थी। मैंने सोचा, अगर मुझे उस औरत की तस्वीर मिल जाए, क्या शॉट होगा फिर। दूसरी रात आई। इस बार मैं तैयार था। मैंने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर ली। एक छोटा सा रेडियो लाया था, उसे चालू कर दिया ताकि सन्नाटा न सताए। रेडियो में कोई पुराना गाना बज रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली। तभी रेडियो बंद हो गया। मैंने सोचा बैटरी खत्म हो गई, लेकिन फिर रेडियो में सरसराहट शुरू हो गई और उस सरसराहट के बीच से एक आवाज आने लगी। पहले तो सिर्फ बड़बड़ाहट, फिर साफ शब्द। करण सुन रहा है? मैं चौंक कर बैठ गया। यह आवाज मेरे दोस्त रोहन की थी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो दिल्ली में रहता था। करण, मैं रोहन बोल रहा हूँ। सुन, तू वहां से निकल जा जल्दी। मैंने रेडियो उठाया। रोहन, तू यहाँ कैसे? मैं नहीं जानता करण, मैं सो रहा था। अचानक मुझे लगा कि मैं यहाँ हूँ तेरे पास, अंधेरे में। बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। मैं हैरान था। तू तू कहाँ है रोहन? मैं तुझे देख नहीं पा रहा। मैं झील में हूँ करण, मैं झील के अंदर हूँ। यहाँ बहुत ठंड है और अंधेरा भी। करण, करण मुझे निकालो यहाँ से प्लीज। रोहन की आवाज में एक ऐसी पीड़ा थी कि मेरा दिल पिघल गया। मैं उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी मुझे बूढ़े की बात याद आई। जवाब मत देना, चाहे कोई भी आवाज हो। मैं रुक गया, हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। करण, दरवाजा खोल, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझे यूं ही मरने देगा? आवाज अब चीखने लगी थी। खोल दरवाजा, निकाल मुझे प्लीज। मैं पसीने से लथबथ हो गया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैं पीछे हट गया। तभी खिड़की पर जोरदार धमाका हुआ। मैंने देखा, पर्दे के पीछे एक साया खड़ा था, लंबा पतला, सिर झुकाए हुए। करण, तूने मेरी मदद नहीं की, तू मेरा दोस्त नहीं है। फिर वो साया गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह दूसरी आवाज शुरू हो गई। एक बच्ची की रोने की आवाज। पापा, पापा, अंधेरा, डर लगता है। एक बूढ़े आदमी की आवाज। बेटा, पानी बहुत ठंडा है, मुझे बाहर निकालो। एक औरत की आवाज जो जोर जोर से हंस रही थी। आओ, सब आओ, यहाँ बहुत जगह है। मैंने अपने कान बंद कर लिए, दीवार से लग गया, आंखें बंद कर ली। आवाजें बंद नहीं हुई, वो घंटों आती रही। कभी रोना, कभी हंसी, कभी दीवारों पर खरोच, कभी दरवाजे पर दस्तक। फिर सुबह हुई, सन्नाटा छा गया। मैंने आंखें खोली, मैं फर्श पर पड़ा था। बदन बुखार की तरह गर्म था। मैंने तय किया, आज रात के बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तीसरी रात सबसे भयानक होने वाली थी। वो रात जब मुझे एहसास हुआ कि बूढ़े ने जो कहा था वो सच था। तीसरे दिन मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया, कैमरा, लेंस, कपड़े सब बैग में रख लिया। मैंने सोचा सूरज ढलते ही निकल जाऊंगा, गांव में और कहीं सो लूंगा।
या रात में ही चल दूंगा। लेकिन जैसे ही शाम हुई मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैंने जोर लगाया, धक्का दिया, लात मारी। दरवाज़ा बिल्कुल नहीं हिला, जैसे कोई बाहर से बंद कर गया हो। खिड़कियां भी बंद थी। शीशे मोटे थे, तोड़ना मुश्किल था। मैं फंस गया था। मैं चिल्लाया, क्या कोई है? मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। लेकिन गांव दूर था और मेरी आवाज़ उस सन्नाटे में गुम हो गई। सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। मैंने मोमबत्तियां जलाई, लेकिन हवा के झोंके से वो बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था, घना अंधेरा और सन्नाटा। इस बार कोई आवाज़ नहीं थी। पहले दो रातों की तरह कोई चीख पुकार नहीं, कोई रोना नहीं, कोई दस्तक नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। यह सन्नाटा उन आवाज़ों से भी ज़्यादा डरावना था। मैं बालकनी में खड़ा था, झील की तरफ देख रहा था। चांद निकला था, पूरा गोल, बिल्कुल सफ़ेद। उसकी रोशनी में झील और भी काली लग रही थी। तभी मैंने देखा, झील का पानी हिलने लगा। बीच में से हलचल शुरू हुई, जैसे कोई अंदर से ऊपर आ रहा हो। पहले एक हाथ निकला, सफ़ेद, गीला, उंगलियां लंबी। फिर दूसरा हाथ, फिर सिर, एक औरत का सिर। वो धीरे धीरे पानी से बाहर निकल रही थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। उनमें से पानी टपक रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद था, बिल्कुल मोम की तरह। और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफ़ेदी। वो पानी पर खड़ी हो गई। पानी उसे छू नहीं रहा था। वो पानी के ऊपर तैर रही थी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया, सीधे मेरी तरफ देखा और फिर वो मुस्कुराई। वो मुस्कान, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, कोई गर्मी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ भूख थी। फिर उसने आवाज दी, करण, 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 करण। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज, ये मेरी अपनी थी, बिल्कुल वैसी ही। वही टोन, वही लहजा, जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ। करण, आजा, यहाँ बहुत सुकून है। तू थक गया है, बहुत भागा, अब आजा हमेशा के लिए। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे पाँव अपने आप बालकनी के रेलिंग की तरफ बढ़ गए। मैं रेलिंग पर चढ़ गया। नीचे झील थी, काली, गहरी, और वो औरत मुस्कुरा रही थी, हाथ फैलाए हुए मुझे बुला रही थी। आजा करण, डर मत, मैं हूं ना, तू ही तो मैं हूं। मैंने एक पैर रेलिंग के ऊपर उठा लिया। बस एक कदम और मैं नीचे गिर जाता, उसके पास, उस झील में, उस अंधेरे में। तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा कर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन मेरे कान में एक फुसफुसाहट आई, बेटा पीछे मत देख, भाग जा यहाँ से, अभी भी समय है। ये आवाज मेरे पिता की थी, जो 5 साल पहले गुजर चुके थे। मैं ठिठक गया। वो औरत नीचे चिल्ला रही थी, आजा, आजा, झूठ मत सुन, मैं ही तेरा सच हूं। लेकिन पिताजी की आवाज ने मुझे होश में ला दिया। मैंने नीचे देखा। वो औरत अब और भी करीब आ गई थी। वो बंगले के ठीक नीचे खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, टूटी हुई सी। उसके होठ हिल नहीं रहे थे और वो बस एक ही शब्द दोहरा रही थी, आजा, आजा। मैं पागल की तरह रेलिंग से नीचे उतरा, अंदर भागा, अपना बैग उठाया। कैमरा वही बालकनी में छूट गया, पर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैंने दरवाजे पर जोर का धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। मैं बाहर भागा, अंधेरे में, बिना टॉर्च के।
जंगल के रास्ते भागता रहा। पीछे से आवाज आ रही थी, कहाँ भागता है, मैं तो तेरे साथ हूँ, तू मुझे लेकर ही भाग रहा है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घंटों तक भागता रहा। सुबह हो गई। मैं मेन रोड पर आ गया। एक ट्रक मिला, उसमें बैठ गया। सीधा दिल्ली। मैं दिल्ली आ गया, घर आ गया। लेकिन क्या सच में घर आ गया? पहले कुछ दिन तो ठीक रहे। मैंने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन फिर रात को नींद नहीं आती थी। हर बार जब आँख लगती, वो चेहरा दिखता, वो सफेद चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कान, मैं चीख कर उठ जाता। मैंने अपने दोस्त को बताना चाहा, लेकिन कैसे बताता? कौन यकीन करेगा कि एक झील में रहने वाली औरत ने मुझे बुलाया था। फिर एक दिन डाक से एक पार्सल आया, छोटा सा डिब्बा। मैंने खोला तो मेरा कैमरा था, वही कैमरा जो मैं बालकनी में भुलाया था। उसके साथ एक SD कार्ड थी। मैं कांप गया। ये किसने भेजा? गाँव वालों ने? लेकिन उन्हें तो मेरा पता भी नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैंने SD कार्ड कंप्यूटर में लगाई। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, एक ही फोटो। उस फोटो में मैं था, बालकनी में खड़ा, रेलिंग पकड़े हुए, नीचे देख रहा था। और मेरे बिल्कुल पीछे वो औरत खड़ी थी। उसके बाल सूखे थे, उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी, एकदम नॉर्मल मुस्कान। और उसके होठ मेरे कान से लगे हुए थे, जैसे वो मुझसे कुछ कह रही हो। मैंने फोटो को जूम किया, उसकी होठों की हरकत देखी। वो क्या कह रही थी मैं समझ गया। वो कह रही थी, आज। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इससे भी डरावनी कहानी के साथ। गुड नाइट।